नीदरलैंड। पाकिस्तान बनता है, तराना ना बदले हमारा, ठीक है, बनता है, मोहब्बत का इजहार है, तराना नहीं बदलते हैं। क्या संडे था, मतलब बिल्कुल क्या कमाल का दिन था। सुबह मैं उठी, मैंने कहा आज का मैच तो नहीं देखना, क्या देख के करना लेकिन है। जब देखा कि नीदरलैंड ने, और जब मैंने सोशल मीडिया एज यूजुअल आंख उठती है फोन देखने, साउथ अफ्रीका हार गया। बिल्कुल। ओह माय गॉड, उठो टीवी ऑन करो, टारगेट देखा, बहुत मजे का सीन था, बिल्कुल। और टारगेट भी कोई, और अगर हम कहें कि जो मोजे हैं वो नहीं होते, मोजे होते हैं, हमारे दौर में भी होते हैं, हमने अपने बड़ों से ही सुना है कि मोजे होते हैं, लेकिन ये हमने खुद भी देख लिया। और स्पेशली अगर आपका भी इन मौजों पे बिलीव नहीं है तो आप क्रिकेट को फॉलो करें, स्पेशली पाकिस्तानी टीम को जरूर फॉलो करें, क्योंकि फिर आपको शायद आहिस्ता आहिस्ता यकीन होने लग जाएगा कि वाकई में मौजे होते हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी टीम अगर मगर की सूरत हाल के बाद वर्ल्ड कप में आई है और वापस आई है, सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, और जिसका एक प्रूफ हमारे पास ये भी है कि नबिया का ग्रीन कोट इस वक्त फिर से अभी मैंने ये सामने अपनी वार्डरोब में रखी है, परसों के लिए भी, सेमीफाइनल के लिए भी पूरी हमने ग्रीन एंड व्हाइट का अनवार से मैंने डिस्कस कर लिया है कि भी सेमीफाइनल के बाद फाइनल में जाना है। अच्छा अनवार, जब हम पहले क्रिकेट एनालिसिस ले रहे थे और एक्सपर्ट्स हमारे पास आते थे इन स्टूडियोज, तो जब वो अगर मगर अपने पाकिस्तान जा सकते हैं तो मुझे ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था कि हाय नहीं क्या होगा, कैसे पॉसिबल ही नहीं है ना। मगर बाद में जो सोशल मीडिया पे मीम्स बनी है, अभी जो आपने मेरे साथ शेयर किया, वो सबसे ज्यादा मजे की थी। तो देखा, बड़ा ही मजा आया कल के मैच में पाकिस्तानी टीम ने फिर जिस तरह से परफॉर्म किया। फिर नीदरलैंड ने जब साउथ अफ्रीका को हराया तो उनके जो कैप्टन थे वो ये कह के गए बाबर को कि नाउ मेक श्योर यू विन, ये जीत आपके लिए है, हम आप लोगों के लिए जीते हैं। तो जिस तरह से कल शाहीनों ने परफॉर्म भी किया है, शाहीन शाह अफरीदी करियर की आई एम श्योर के सबसे बेहतरीन उन्होंने कल जो सिर्फ 22 रन्स पर उन्होंने 4 विकेटें हासिल की, तो उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर कहा जाए उनके करियर की तो ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा। थोड़े फ्लॉज भी हमने देखे, बट कोई बात नहीं, उनको नजरअंदाज कर देते हैं, नजरअंदाज करेंगे, हम अच्छी चीजों की बात करेंगे। और लेकिन कल मैच के बाद हमने देखा जो सबसे बड़ी हैपनिंग थी वो सोशल मीडिया पर थी, वो जो मीम्स थी वो अपने नाज़रीन के साथ पहले शेयर कर लेते हैं। कसम से बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त और बड़ी ही क्रिएटिव मीम्स थी। और सबसे ज्यादा हमने देखा कि बॉलीवुड की फिल्मों को ही यूज किया गया है, इंडिया को टारगेट किया गया है, क्योंकि लोग तो यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा देखें वो एमसीजी में। तो अनवार आपसे चले मैं एक सवाल पूछती हूँ, फाइनल में आप किसे देखना चाहते हैं? मैं पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 92 वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। मैं जो कहते हैं ना वो क्रिकेट पंडित जो है, जो प्रेडिक्शन सामने आ रही है वो यही सामने आ रही है कि इंग्लैंड भारत को शिकस्त दे देगा और पाकिस्तान न्यूजीलैंड को तो शिकस्त डेफिनेटली देगा। अभी दौर है न्यूजीलैंड, भाई कैसे आप लोग मिस कर सकते हैं, आप देखकर आए। अच्छा अनुमान यहाँ पे ये भी नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, पाकिस्तान ये दिस इज द 6th टाइम के वो सेमीफाइनल तक अपनी रसाई हासिल कर चुका है। और जो बाकी टीम्स का अगर जिक्र किया जाए तो मैक्सिमम 4 दफा ये टीम्स पहुंची है, लेकिन पाकिस्तान जनाब 6 मरतबा पहुंचे। बीच में एक रफ पैच आया था 2014 का, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की जो पोजीशन रही वो अच्छी रही, काफी बेहतरी आ गई। हम अगर मगर के सहारे भी फाइनल में पहुंच रहे हैं, तो अभी टॉप स्टोरीज पे नजर डालते हैं, उसके बाद मैच पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। की मेहरबानी, शाहीन बंगाल टाइगर्स को दबोचकर सेमीफाइनल तक पहुंच गए। क्या अब भी दुआएं आगे ले जाएंगी या बाबर 11 कुछ मोजज़ा दिखा पाएगी? शॉर्ट वक्फे के बाद सियासी शतरंज फिर शुरू, मंगल से फिर लॉन्ग मार्च शुरू, प्रोपेगेंडा इल्जामात जोड़ तोड़ अपने उरूज पर। पंजाब पुलिस सियासतदानों के निशाने पर, सिंध पुलिस पर डाकुओं के वार, कानून के रखवाले मजाक बन गए। न्यूटन के खतरे, लाहौर से चंद किलोमीटर के फासले पर बड़ा इलाका नजरअंदाज क्यों? और मुलाकात करवाएंगे अहम शख्सियात से, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिपोर्ट्स भी न्यू पाकिस्तान में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगाज होगा ऑब्वियसली मैच से, बड़ी हैपनिंग हुई है, बड़ी जीत हुई है, और इस इतने एंजाइटी और स्ट्रेस वाले माहौल में हमें अनवार हंसने को, मुस्कुराने को, खुश होने को, बात करने को मिली है। मैच के ऊपर एनालिसिस भी लेंगे, तज्जिए भी ऑब्वियसली आपके साथ शामिल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हाफिज शहबाज साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हाफिज इमरान ने हमें ज्वाइन किया। हाफिज बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिलाखिर हम देख रहे हैं पाकिस्तान अगर मगर वाली सिचुएशन हमने बहुत ज्यादा डिस्कस की थी, ये पूरे ही वर्ल्ड कप में हम देख रहे थे पाकिस्तान उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये एक्सपेक्टेशंस इसी पाकिस्तानी टीम ने हमारी बिल्डअप की थी। आप अब किस तरह से देख रहे हैं, क्या करना है सेमीफाइनल के लिए?
देखिए, एक तो बहुत खुश आइंद है पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से कि एक ऐसी टीम जो जब आप ग्रुप स्टेजेस की बात करते हैं तो एक मौके पर एक मरहला ऐसा भी था जब हम 5वें नंबर पर थे और एक मरहला ऐसा भी आया जब हम ग्रुप में टॉप कर रहे थे। तो बहुत खुश आइंद पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से शायकीन क्रिकेट को, और जिस तरह से कल मूड बनता है कौम का, जिस तरह आप देखें कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से बिलखुसूस सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर सियासी रहनुमाओं की तरफ से खुशी का इजहार किया गया है। यकीनी तौर पर इस वक्त आप देखते हैं मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है किस तकसीम पाई जाती है, तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो कि इन हालात में कौम को मुत्तहद कर सकती है, कुछ खुशियाँ दे सकती है, क्योंकि कौम को ज़रूरत है इस तरह की कारकर्दगी की। और पाकिस्तान के सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, खेल के लिए नहीं, बल्कि हर तरह से ये बहुत खुशाइंद है। और इसकी खुशी आप यकीन तौर पर अभी आप लोग जब सुबह बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपका भी आज एनर्जी और आपकी जो जोशो खरोश और जज्बा है वो किसी और सतह पर नजर आ रहा है। ये सारी कौम की यही सूरत हाल है। जिस तरह से आपने मीम्स का जिक्र किया है, तो एक तरह से ये पाकिस्तान को न सिर्फ जोश और जज्बा मिला है बल्कि लोगों को तफरीह का मौका भी मिला है, और लोगों को कम अज कम इस महंगाई के दौर में जहां पर हर चीज महंगी है, कम से कम एक सस्ती मुस्कुराहट और एक अच्छा, इमरान कल का मैच अगर हम देखें तो हमें नजर आ रहा था, एक तो ऑब्वियसली खबर मिल चुकी थी कि अब तो दरवाजे खुल चुके और पाकिस्तान सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सकते हैं, तो वो एक प्रेशर पाकिस्तान ने लड़ा। लेकिन जब हम मैच की बात करते हैं, इनिंग्स की बात करते हैं, और जब नजर आ रहा था कि अब पाकिस्तान ये मैच जीत रहा है, विन विन सिचुएशन है, तो हमने देखा कि बहुत सारी एक्साइटमेंट नजर आई पाकिस्तान की। तो कितना सेनली खेलना होगा, आगे सेमीफाइनल है, नो डाउट न्यूजीलैंड है और वो भी सेमीफाइनल तक पहुंची है, फिर आगे फाइनल की बात है, तो ये अपने नर्व्स पर कंट्रोल करना, एक्साइटमेंट को या प्रेशर को कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, पाकिस्तान जिस तरह से सेमीफाइनल में आया है ना, उसके बाद अब जैसे आप लोग अभी बात कर रहे थे, तो एक तो उम्मीद लोगों को ये है कि एक बड़ा मैच होना चाहिए फाइनल, क्योंकि पाकिस्तान ये सेमीफाइनल का तो सोच ही नहीं रही है, वो तो अब फाइनल का सोच रहे हैं, फाइनल का सोच रहे हैं, बल्कि अपने फाइनल में मध्य मुकाबले का भी सोच रहे हैं, क्योंकि फाइनल में मध्य मुकाबले कौन होना चाहिए। तो ये जो एतमाद कौन होगा, वैसे किसको देख रहे हैं? देखिए, अब ख्वाहिश यही है कि एक ड्रीम फाइनल होना चाहिए और पाकिस्तान और इंडिया के माबैन होना चाहिए, लोगों की ख्वाहिश यही है। और अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो आप देखें कल पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने से ही जो हवाई टिकट हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनकी कीमतों में किस हद तक इजाफा हो गया। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में जाते हैं तो फिर आप देखें कि जिस दिन फाइनल होगा उस दिन सिर्फ फाइनल होगा, पाकिस्तान इंडिया में तो कोई और काम नहीं होगा। तो ये जहां तक आपने असाब की बात की है, पाकिस्तान के खिलाड़ी जिस अंदाज में पहुंचे हैं, इसका क्रेडिट टीम को जरूर जाता है कि उन्होंने 6 पॉइंट्स जरूर हासिल किए, लेकिन उससे बड़ी मेहरबानी साउथ अफ्रीका की है, जिन्होंने इतनी खराब क्रिकेट खेली और पाकिस्तान के लिए जो बंद दरवाजे थे उनको खोलने में बड़ा इमरान यहाँ पे देखे ना अनवर, हम मुसलसल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात करते रहे कि हाँ पाकिस्तान ने उस तरह से नहीं किया, लेकिन हम अनवर के साथ भी मैं प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले यही बात कही थी कि अगर ओवरऑल देखा जाए बाकी टीम्स भी अपसेट्स हुए हैं। साउथ अफ्रीका का हारना भी एक बड़ा अपसेट, ऑस्ट्रेलिया के इवेंट से बाहर हो जाना एक बहुत बड़ा अपसेट है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया हारे जीते, पाकिस्तान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को किससे फर्क पड़ा है? पाकिस्तान को नेदरलैंड्स की जीत से और साउथ अफ्रीका की हार से फर्क पड़ा है। इतना किसी और को फर्क नहीं पड़ा होगा। बाकी तमाम टीमें अपने अपने पॉइंट्स लेके आई हैं, अपने अपने, मतलब इंग्लैंड ने क्वालिफाई किया अपने पॉइंट्स पे किया, उधर से न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किया अपने पॉइंट्स पे किया, इंडिया ने क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए अपने पॉइंट्स पे किया। पाकिस्तान इन चारों टीमों में से एक वाहिद टीम है जिसको नेदरलैंड्स के 2 पॉइंट से सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। और पाकिस्तान ने अपने मैचेस तो जीते, लेकिन जो नेदरलैंड्स के 2 पॉइंट साउथ अफ्रीका के साथ थे, तो वो जो कुदरत के निजाम इमरान दुआओं ने पहुंचाया है, उसने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया। और बिल्कुल एक आप कहते हैं ना कि एक ही वक्त में पाकिस्तान की टीम कहीं नजर नहीं आ रही थी और अब हर जगह पाकिस्तान की टीम नजर आ रही है। आज अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना होता तो खिलाड़ी वतन वापस आ रहे होते। आज वो सेमीफाइनल की जो जहां पर खेला जाना है वहां सफर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें किस्मत का अमल दखल भी है, लक फेवर किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो इस सूरत हाल में सेमीफाइनल तक जाने की जरूरत थी, ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट में भी, उससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और हमें
इस पे जो मुंतजमीन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर, उनको खुशी मनानी चाहिए, लेकिन अपनी क्रिकेट को जरूर सामने रखना चाहिए कि हमें अपनी क्रिकेट को बेहतर करने की किस तरह से जरूरत है। और जहां तक सेमीफाइनल का ताल्लुक है, देखिए बहुत ज्यादा चीजें अब तक ज़ेरे आ रही हैं कि क्या पाकिस्तान को अपने ओपनिंग पेयर को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद हारिस, यही हम डिस्कस करना चाह रहे थे, आपसे पूछना चाह रहे थे कि जो ओपनर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब रही। अगर कल के मैच को भी देखा जाए, उनकी बैटिंग को देखकर कुछ मीम सोशल मीडिया पर इस तरह से थी कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान के पीछे है, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप से दूर भाग रहा है। तो अगर यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगी तो सेमीफाइनल में क्या करेंगे? अब जो ओपनिंग पेयर है उसको भी बदलने का टाइम है भी या नहीं? देखिए, अब अगर आपने इस वक्त उसको, एक ऑप्शन तो जरूर है और उसकी वजह दो है, एक से ज्यादा उसकी वजह है। एक वजह यह है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम उस तरह से रन्स नहीं कर पा रहे हैं इस वर्ल्ड कप में जिस तरह से वो करते आ रहे हैं जी। दूसरी बात यह है कि क्या वो अच्छे शॉट्स खेल के या कंफर्टेबली खेलते हुए आउट हो रहे हैं, तो यहां पर भी पॉइंट्स उनके हक में नहीं जाते हैं, क्योंकि बॉल उनके बैट पर नहीं लग रहा अच्छे तरीके से, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो आसानी से रन्स नहीं निकाल पा रहे हैं। हत्ता कि कल के मैच में बांग्लादेश के खिलाफ भी आप देख लें कि पाकिस्तान को एक चांस आगाज में मिला मोहम्मद रिजवान को, जब तस्कीन की गेंद पर सुहान ने उनका कैच, आसान कैच ड्रॉप किया। फिर बाबर आजम ने बहुत लंबी इनिंग्स खेली T20 के एतबार से, लेकिन वो रन स्कोर नहीं कर पा रहे थे और उसके साथ साथ वो बाद में भी नजर नहीं आ रहे थे। और इससे पहले इन दोनों खिलाड़ियों के साथ ये होता था कि अगर कोई एक फंसा होता था तो दूसरा निकाल लेता था, तो दबाव खत्म हो जाता था। ठीक है इमरान, अभी बाबर फॉर्म में नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले बाबर ने हमें कितनी गेम्स जितवाई हैं और कितना अच्छा वो परफॉर्म कर चुके हैं। बहरहाल उनसे एक्सपेक्टेशंस और जो उम्मीद है वो बहुत ज्यादा अनवार रखी जा रही है। ब्रेक का भी कहा जा रहा है, वो रहेगी, नंबर 1 बैट्समैन। बिल्कुल, तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं और क्रिकेट का तजिया रुका नहीं है, सेमीफाइनल पर ही बात होगी। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो स्टूडियोज में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, पीजे मीर साहब। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ऑल गुड सर। कल का मैच पाकिस्तान इज इन सेमीफाइनल, बल्कि कहा जाए इन फाइनल। हम वो आसिफ इकबाल, जब मैं हम क्रिकेट के प्रोग्राम करते थे तो वो कहते थे हमारे पास लाइसेंस टू थ्रिल है। हम थ्रिल करते हैं lastminute.com के ऊपर। बिल्कुल। एंड ये वही हुआ, हम जीत गए हैं, ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है, मायूस भी नहीं होना चाहिए। टीम हारती भी है, जीतती भी है, लेकिन जब हम हारते हैं तो पूरा मुल्क खिलाफ हो जाता है, जीतते हैं तो आज शाहीन बन गए। ऐसे ही अब इकबाल के ना, अब बात ये इकबाल के शाहीन। अब बात ये है कि देखो 92 का वर्ल्ड कप भी अगर रेन डेट होती तो फिर हम नहीं आगे आ रहे थे। बिल्कुल ऐसे। आज भी मैं समझता हूँ कि बीच में वो टेक्निकल फ्लॉज आ गए कि जिसकी वजह से हम आ गए, लेकिन मेरी नजर में हम कन्विंसिंगली नहीं जीते। बिल्कुल। कन्विंसिंग जो विक्ट्री होती है, परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं आया। परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है। जो इंग्लैंड को आप देख लो, बाकी टीमों को, इंडिया को देख लो, ये परफॉर्मेंस है। हमारा परफॉर्मेंस नहीं है, हमारा बस वो लग गया, तुक्का लग गया, दैट्स ग्रेट। बट आई स्टिल से, देखो क्रिकेट इसको कहते हैं गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। यहाँ कोई पता नहीं होता। तो जब मैं उसको, इनका खान मोहम्मद साहब जो पाकिस्तान के फर्स्ट फास्ट बॉलर थे, उनसे बातचीत होती थी तो वो कहते थे क्रिकेट ये वो गेम है जब तक आखिरी बॉल आप ना बॉल कर लें आपको नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा। सर कल का भी अगर मैच देखें तो उसमें बहुत सारे फ्लॉज, ठीक है 2 के जीत गए और हमारे लिए तो बड़ी सेलिब्रेशन की बात है, खुशी की बात है, लेकिन कल के मैच में भी ऐसा लगा इन पर आकर के जज्बात इतने उभर कर आ रहे हैं, विन विन सिचुएशन है, नजर आ रही है, लेकिन रन आउट हो जाना नवाज का और एंड पे कैसे खिलाड़ी गए, सो क्यों इतने ज्यादा क्यों हो जाती है पाकिस्तानी टीम जीतते हुए भी, बल्कि कल सिर्फ हारते हुए नहीं आई, कल मुझे एक्साइटमेंट नजर आई शायद। वो मैंने कल जब मैं देख रहा था मैच तो मैंने यही कहा, मैंने कहा कि ये हम कर रहे हैं डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। ठीक है, कि हमने पूरी कोशिश की है कि हम हार जाएं। ओ यार तुम अप्लाई करो, जज्बात में मत जाओ।
क्रिकेट जज्बाती गेम नहीं है, ये बड़ी टेक्निकल और बड़ी ही आप कह रहे कैलकुलेटिंग गेम। मेंटली आपको स्ट्रांग करना है। क्यों घबराते हो? आपके पास देखो ना कितने रन, बड़े थोड़े रन रह गए थे, बिल्कुल ऐसे, एंड यू वर स्टिल गोइंग इन फॉर द सिक्सेस। नो, यहाँ कोलैप्स भी होती है। और मैं आपको बताता हूँ, ये कई लड़के जो देख रहे होंगे मुझे, हमारा मैच था इसके मेरे ख्याल रेलवे के साथ है, कंबाइंड यूनिवर्सिटीज क्रिकेट का यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स। उनके पास 3 विकेट्स थे और 1 रन चाहिए था, हम जीत गए मैच। 3 विकेट्स 1 रन। सो क्रिकेट के अंदर कुछ भी नहीं होता। अनवर, अगर पाकिस्तान का पहला मैच देखा जाए इंडिया के साथ तो मार्जिन बहुत ज्यादा था। मतलब मैंने भी ट्विटर पे ट्वीट कर दिया था कि मिठाई मंगवा ले, लेकिन चूंकि पाकिस्तान को उस मैच में नजर आ रहा था कि इतना मार्जिन है और वो उस फील में चले गए कि हम शायद मैच जीत गए, लेकिन इंडिया ने एंड तक फाइट किया। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट जो हम हो जाते हैं, वो शायद हमें उस पे कुछ काम करने की जरूरत है। ओवर कॉन्फिडेंट, देखो जी, आपको हमेशा कॉन्फिडेंस होना है आपके अंदर, लेकिन हमारा जो एक इनहेरेंट प्रॉब्लम रहा है कि जो पहले 3 अगर रन से कर जाते हैं एंड देन वी हैव अ बैंक, लेकिन पहला 3 जो आपके आउट हो जाते हैं तो फिर जो नीचे हैं उनके पास इतनी मैच प्रैक्टिस नहीं होती है। चल गया नहीं चल गया ना चला। तो इसलिए मैंने हमेशा ये रखा है, कहा है कि जो आप 9-10 जैक्स है, ये मिडिल एंड लो मिडिल ऑर्डर, आप इनको पूरी वही बैटिंग प्रैक्टिस कराओ जो नंबर 1, 2, 3, 4 को कराते हो, क्योंकि ये T20 इज अ गेम ऑफ एक्चुअल चांस। और यहाँ सर डिसीजंस कितने मैटर करते हैं? अब नवाज को अगर हम देखें और हारिस से सच्चा टैलेंट है तो उसको हम ऊपर क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? क्यों अपना रन रेट हम स्लो कर रहे हैं और कुछ भी हो सकता है? तो आपको लगता है कि थोड़ी सी डिसीजन की तरतीब जो है उसको एक बार फिर से देखने की जरूरत है? क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान जब आते हैं तो हम देख रहे हैं कि शुरू में भी, कल अब हमने देखा है कि वो हारिस ने अच्छा 35 रन सिर्फ वो बना सके हैं। तो लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हम 50-60 स्कोर बनाएं पहले पावर प्ले में, ताकि जो मिडिल ऑर्डर है, लोअर ऑर्डर है, उस पर भी प्रेशर कम आ जाए। देखो जी, प्रेशर तो आपको रहेगा। ये गेम ही ऐसी है कि आपको बॉल 1 से टू बॉल 20 आपको प्रेशर रहता है, वेदर यू आर बैटिंग और वेदर यू आर फील्डिंग, तो ये प्रेशर रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी गेम जो है T20 कैलकुलेटिंग गेम बनानी है। हारिस 2 मैचेस खेले, देखो क्या परफॉर्मेंस है उसकी। आई मीन ही इज आउटशोन एवरीबॉडी। अब कई ये होता है कि आप रॉ होते हो, अंदर आते हो, जो मैं आपको बताऊं, ये जो घास की क्रिकेट, ये रड़े की क्रिकेट और इधर उधर, ये बड़ी टफ क्रिकेट है। टफ क्रिकेट जब आप फर्स्ट क्लास और टेस्ट ये खेलते हैं, ये बहुत आसान है। ये इतनी आसान है, लेकिन इसमें यहाँ एक तो क्राउड फैक्टर आ जाता है, एक इंटरनेशनल प्रेशर आ जाता है, ऊपर से आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, ये सारे फैक्टर्स आपके अंदर आ जाते हैं। लेकिन ये क्रिकेट आसान होती है, आपको गेंद वो कहते हैं ना फुटबॉल की तरह नजर आ रहा होता है, लेकिन आपने कोई चांस भी तो लेना है ना। बिल्कुल, तो चांस कहीं लग जाता है, कहाँ चांस नहीं लग जाता। तो ये इस लिहाज से मैं समझता हूँ हमने अपने आप को इस तरह गेज करना है कि जिस तरह आपने हारिस का नाम लिया, जो दूसरा है उसको उतना ही मेंटली प्रिपेयर होकर आना है, because he could be the savior of the game। सर हारिस का जिक्र किया, शाहिद शाह अफरीदी का भी जिक्र आई गेस बनता है। उनकी करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही, 22 रन्स 4 विकेटें आफ्टर इंजरी एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग। अब अल्लाह करे ये पूरा फिट हो। देखें, आपका मुझे तो लगता है इंडिया पाकिस्तान ये जो मैच होता है, मेरा ख्याल है कि ये वर्ल्ड कप भी बनाता है। oh my God। और इसकी व्यूइंग सबसे ज्यादा दुनिया में होती है, पाकिस्तान इंडिया की, यकीनी तौर पे। और मुझे एक चीज अच्छी लगी है कि वो एशिया कप में जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो उनसे कोई बात करो तो वो तो पहले आपसे कहते थे आप हार गए हो, बताओ अब क्या कर रहा है तुमने, ठीक है ना। लेकिन अब वो मामला नहीं और अनवार पाकिस्तान को इंडिया को हराना पड़ेगा। ये जो इंडिया ने हरकत की ना, मैच अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुए और पाकिस्तान ना आने का, मतलब आई वांट टू सी इंडिया पाकिस्तान इन फाइनल। इस तरह के शोशे वो छोड़ते रहते हैं, उनकी आदत है। हम आपको हरा कर देंगे। इंडिया ने कहा था कि अब हम नहीं पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो वर्ल्ड कप से पहले ही उन्होंने एक शोशा क्रिएट कर दिया था, जिसका ऑब्वियसली फैंस ने काफी उस पर नाराजगी का इजहार किया था। अच्छा, बैक टू द पॉइंट, ओपनर्स की आप बात कर रहे थे, हम सोशल मीडिया पर एनालिसिस भी देखते हैं, नो डाउट उनके एनालिसिस को इतना परफेक्ट नहीं कहा जा सकता, बट ये कहा जा रहा है कि बाबर और रिजवान के हवाले से जो दूसरी टीम्स हैं वो अपनी वर्किंग कंप्लीट कर चुकी हैं। वो किन शॉट्स पर बुरा खेलते हैं वो उन्हें उन्हीं शॉट्स पर आउट कर रहे हैं। अभी हारिस पर उनकी वर्किंग कंप्लीट नहीं हुई, तो पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं इनको भी अब काम करना पड़ेगा बॉलर्स पर। देखिए, जब आप वर्किंग की बात करते हैं, आप इनकी एनालिसिस करते हैं मुख्तलिफ बॉलर्स के आगे। अब फॉर एग्जांपल रिजवान है,
इसको शॉर्ट बॉल दोगे ये पुल कर देगा जी। बाबर का भी यही है, ये छोड़ते नहीं है, बड़े कम छोड़ते हैं, तो उनको पता है इन दोनों की वीकनेसेस क्या है। आप देखेंगे कि अगर ये मैच होगा, ये पांड्या पर्टिकुलरली ये मारेगा उसको शॉर्ट गेंद, उनको पता है। देखो मैं 3 चौके खा लूं ना एक ओवर में और एक विकेट ले लूं, मेरे लिए बहुत काम बहुत है, क्योंकि उस आदमी ने 100 भी कर देना आगे आके। सो ये आपके 10-12 रन जो होते हैं ये आपकी इन्वेस्टमेंट है कि आप ट्राई भी कर रहे हो, यू नो उसकी वीकनेस पे गेंद भी कर रहे हो। सो ये एक मैं समझता हूं इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन अभी आपने जो पहले बात की है, लेट मी टेल यू, इंडियन प्लेयर्स ये सब बहुत खुश होते हैं कि पाकिस्तान के लड़कों के साथ खेलें। हम लीग क्रिकेट में सारी उम्र मैंने खेली इनके साथ जी, और सबने खेली है। बड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है वैसे बहुत आपस में। friendly environment, बहुत ही Yes, फ्रेंडली yes. होते हैं। और जो पंजाब के होते हैं उनको जुगते भी लगती हैं, वो भी हमें जुगते लगाते हैं और मजा आता है। जी। लेकिन ये जो गवर्नमेंट्स होती है ना, इंडिया की मैं गवर्नमेंट कहूंगा, हमारी गवर्नमेंट रेवलरी वही है। हमारी हर गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि हम इनसे अच्छे राब्ते खेलें। करें, Correct. क्रिकेट खेलें, जो करें, लेकिन ये लोग जो है अनफॉर्चुनेटली इनकी जो गवर्नमेंट है ये इनको नेगेटिव्स पे ले आती है। ठीक है, तो अभी अब सेमीफाइनल की बात कर लेते हैं। फेवरेट टीम आपकी कौन सी है? देखो मेरी कोई फेवरेट नहीं है, ठीक है। मैं अगर मुझसे जज्बात में पूछोगे मैं कहूंगा Obviously, पाकिस्तान। हाँ। ठीक लेकिन है। हमारे पास फ्रेंचाइज नहीं है जीतने की, हमारे पास कोई वो Unfortunate. लाइसेंस नहीं है। अनफॉर्चुनेट। हमने देखना है अच्छी क्रिकेट। आप वो कहते हैं ना राइट टू द वो वायर, खेलते जाओ, वहां से जीतो हारो नो प्रॉब्लम। सर इसी तरतीब से जाना चाहिए न्यूजीलैंड के साथ। और यार भी अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान जीत कर आया है, तो उनकी ऑब्वियसली जो स्ट्रैटेजी और जो वीकनेस है पाकिस्तान अच्छे से समझता है, तो कहां पर बेनिफिट आप वो भी देख रहे हैं समझते हैं। इसमें? देखिए वो भी समझते न्यूजीलैंड हैं। हमेशा एक डार्क हॉर्स रहा है। 92 का वर्ल्ड कप ले लें आप, जी, ये पाकिस्तान ने कोई मैच नहीं था, 9th मैच जीता इनके साथ और जाके उसके बाद हम आ गए, वरना तो हम बाहर थे। तो क्वेश्चन इज कि किसी टीम को आप अंडरमाइन ना करो। देखो ना जिम्बाब्वे, हाँ जी, वो भी आपको हरा देता है, बिल्कुल। आपको आयरलैंड भी हरा देता देता है। है। ये कोई चीज नहीं, और ये पाकिस्तान नहीं है, वो हर एक अपसेट कर देता बड़े है। टीम के साथ हो रहा है, बड़े upsets, शान बहुत पर भी upsets कमेंट में जरूर लूंगी क्योंकि हमें ब्रेक की जाने बजाने वन बार बोलेंगे सर, लेकिन शान मसूद इज सो इम्पोर्टेंट फॉर नबिहा, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हम देख रहे हैं सर, कि नबिहा ने बनता है, आप शान देखें, मसूद को इतना बात प्रमोट किया, करना बनता शायद है। शान मसूद ने भी सुन लिया और उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शान में आप क्या कहेंगे? शान की शान में कहूंगा कि मेरे लिए ये पाकिस्तान का फ्यूचर कैप्टन है। इसको क्रिकेट की नॉलेज है, इसका क्रिकेटिंग बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है और ये गेम को समझता है। मुझे वो कप्तान चाहिए जो गेम को समझता है, ये नहीं कि 4 छक्के। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ माइक ब्रेले का, मीडियोकर क्रिकेटर था लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन्स इंग्लैंड हैज हैड। तो हमें इस तरह के लोग चाहिए। ये शान तो बहुत अच्छा है उससे। लेकिन हम शादाब को भूल रहे हैं। शादाब देखें जब स्पिन बॉल करते हैं, बैटिंग करते हैं, 20 पे उन्होंने 52 किया, तो वो ज्यादा बैलेंस्ड कैप्टन आपको नहीं नजर आ रहे? मुझे शान नजर आएगा, शान नजर आएगा। देखें शादाब ऑलराउंडर है, मैं हमेशा देखता हूं कि ऑलराउंडर एक्सेप्शनल हो। इमरान भी बाद में बना है ऑलराउंडर, पहले तो फास्ट बॉलर होता था, बाद में उसने अपने आप को 81 के बाद डेवलप किया है इमरान ने, बिल्कुल। और जब डेवलप किया तो फिर इसकी भी बड़ी क्रिकेटिंग नॉलेज है। मैं बड़े कम प्लेयर्स आप केज करते हो, इमरान हैज अ वेरी इन डेप्थ क्रिकेट नॉलेज। जब हम इकट्ठे खेले हैं सारे, बहुत इसकी नॉलेज है। इसने ऑक्सफोर्ड भी कैप्टनसी की, और हालांकि जब मैं डाबी से खेला ये ऑक्सफोर्ड से, और मैंने 50 इसके खिलाफ किया, तो मैंने कहा तू मेरे लिए वही इमरान है जो आगे जिना कर रहा है। सो द क्वेश्चन इज, बट ही इज माशाल्लाह इम्प्रूव्ड अ लॉट इन हिज क्रिकेटिंग डेज। लेकिन हमने देखना है क्रिकेटिंग एबिलिटी को, और साथ साथ ये भी कहूँ, ये मैंने पीछे देखा वो रमीज राजा के पीछे पड़ गए, रिजाइन कर दो, ये कर दो। अब कहेंगे रमीज राजा अब 10 साल रह लो, यार थोड़ा सी पेशेंस दिखाओ। रमीज खुद नहीं खेल रहा है यार, उसने सिलेक्टर्स बनाए, सिलेक्टर्स कई अच्छे आ जाते हैं, कई खराब आ जाते हैं, बट वी नीड टू हैव अ कंपोज्ड बैलेंस। करेक्ट। बहरहाल गुड लक, ड्रीम्स, और सर आपसे इंशाल्लाह होगी परसों मुलाकात, क्योंकि बड़ा मैच के बाद अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए और पाकिस्तान को जीतना चाहिए। तो जनाब इसके साथ लेंगे प्रोग्राम में ब्रेक। थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस।
एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। अनवार मिसाल दी जाती है मारूफ मुस्लिम स्कॉलर जिनका नाम इमाम हसनुल बन्ना बताया जाता है। उन्होंने उन्होंने काम किया कि मिस्र के कहवा खानों में गए और वहाँ के जो यूथ थे, वहाँ के जो नौजवान लोग थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनसे मिलना शुरू किया, अपनी तहरीक की तरफ उनको माइल करने की कोशिश की। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने उनको इस पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि आप दानिश्वरों के पास जाएं, बड़े लोगों के पास जाएं, लेकिन आप नौजवानों के पास जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? फिर उन्होंने जो जुमला आगे से बोला उसकी मिसाल बार बार दी जाती है, तारीखी एग्जाम्पल उन्होंने कहा था कि जो आवारा नौजवान हैं यही वो खाम माल हैं जो कि दीन की तरफ मुतवज्जे होंगे। जो रिवायती मुस्लिम हैं, ये जो नौजवान हैं ये उन रिवायती मुस्लिमों को भी बीट करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो रिवायती मुसलमान हैं वो ज्यादातर हमने देखा है कि बहस मुबाहिसे में रहते हैं। अगर अहादीस को डिस्कस करते हैं, आलमी दीन के पास जाते हैं तो उस पर उस तरह से अमल नहीं करते, इंप्लीमेंट नहीं करते। जो यूथ होती है उनकी कन्विंसिंग पावर जो है बहुत ज्यादा होती है। दो कि अगर आप किसी बड़े शख्स के पास जाएं या किसी तजुर्बाकार शख्स के पास जाएं तो वो अपने व्यूज पर कायम रहता है, जबकि जो नौजवान होते हैं उनमें ये कैपेबिलिटी होती है, उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो न्यू रिसर्च करें, न्यू स्टडीज करें और लॉजिकली वो उन चीजों को फॉलो करें। इसलिए कहा जाता है कि जो बचपन में बच्चे होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग है या जो ग्रूमिंग है या जो तरबियत है जो बचपन में की होती है, शुरू से ही आपने जो उसको बनाना है वो बहुत बचपन से उसका आगाज कर देना चाहिए। जो अमली मुजाहरा हम देख रहे हैं वो हम वेस्ट में देख रहे हैं कि 20 रोज के अंदर जो दो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनमें एक किक बॉक्सर भी हैं जिनका नाम बताया जा रहा है एंड्रयू टेट, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद हमने देखा कि रवा माह के आगाज में ही फ्रांसीसी मॉडल हैं, रियलिटी टीवी स्टार हैं मेरीनल हैमर, उन्होंने भी इस्लाम किया और आजकल मौजूए बहस है ये बहुत ज्यादा। जहां पर एक जानिब इस्लामोफोबिया दुनिया में इतना ज्यादा इस टर्म को यूज किया गया, इसको फैलाया गया मुसलमानों के खिलाफ, वहीं पर हम दूसरी जानिब देख रहे हैं कि बहुत सारे जो गैर मुस्लिम है वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, इस्लाम को बाकायदा वो स्टडी कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, जान रहे हैं और उसके बाद पूरी रिसर्च के साथ किसी से सिर्फ इन्फ्लुएंस हासिल करके नहीं वो इस्लाम कबूल करे कि किसी को देखा, किसी की दो बातें सुनी। हम देखते हैं बहुत सारे गैर मुस्लिम उनके हाथ में कुरान की बुक्स देखी हैं, बहुत सारी वायरल वो किताबें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये रूह और दिल से इस्लाम कबूल करी, उनके दिल को सुकून मिला है। उनकी ये वीडियो भी थी जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई, बहुत लोगों ने देखी, इस पर बहुत बात की जा रही है, आप भी देखिए। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मनाजिर आपने देखे कि वो इस्लाम कबूल करने के ये मनाजिर हैं और गूज बम्स बिल्कुल जिस तरह से आप कह रही हैं, और रूह और दिल की जो खुशी है वो भी इसमें दिखाई दे रही है। जो मॉडल जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ते हुए हमने वीडियो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर की, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आई। कहा यह जा रहा था कि इनको ये अपने हकीकी वालिद के साथ नहीं थी जो इनके बायोलॉजिकल फादर थे, इनको अडॉप्ट किया हुआ था या इनके मदर की गालिबन सेकंड मैरिज थी, तो ये अपने बायोलॉजिकल फादर की तलाश में एक्चुअली निकली और जब उसमें निकली तो इनका जाना हुआ ऑब्वियसली खुदा के घर। और जब वहां पे ये गई, इसी सफर के दौरान इन्होंने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर किया, बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया, जाना, समझा। और अभी आप देख सकते हैं खाना बाहर के ये मनाजिर है और काफी खूबसूरत ये वीडियो भी थी। अच्छा, जहां पर हम देखते हैं कि एथिज्म भी बहुत परवान चढ़ रहा है एक जानिब, लेकिन वहां पर ऐसे लोग भी हैं, ऐसी वीडियोस भी सामने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। ब्रेक लेंगे यहाँ पर और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से, जहां 3 दिन तक मुल्क भर में सड़कें बंद रखने, एम्बुलेंस से साजो सामान से लदे ट्रक को खवातीन को ख्वार करने के बाद बिल आखिर इमरान खान की जानिब से वो इस वक्त हॉस्पिटल से घर मुंतकिल हो चुके हैं। और घर मुंतकली के बाद सबसे पहले जो उन्होंने बात की, उन्होंने फिर से कहा है कि वजीराबाद से लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा। जिस मकाम पर उन पर हमला किया गया था उसी मकाम के हवाले से उन्होंने बात की है और उनका ये कहना है कि अब 10 से 14 दिन का ये वक्त लगेगा जब ये लॉन्ग मार्च रावलपिंडी तक पहुंचेगा और फिर इमरान खान रावलपिंडी से इस मार्च की क़यादत करेंगे। इस हवाले से खान साहब ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं।
ये हमारी जो मार्च है अब वो शुरू हो गई। मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी, उधर से ही हमारी मार्च शुरू हो गई। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि ये 3 लोग मुलव्वस हैं और तफ्तीश में जब होगी तो पता चल जाएगा है या नहीं है। मुझे पता था कौन इसमें मुलव्वस है। मैं चाहता हूं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, मैं उनके ऊपर FIR कटवाना चाहता हूं। खान साहब पर जिस दिन ये हमला हुआ, उनको गोली लगी या गोली का जरा लगा, उस दिन से खान साहब मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं वफाकी हुकूमत पर, शहबाज शरीफ का नाम ले रहे हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का नाम ले रहे हैं कि उनकी वजह से ये हमला हुआ और वो इस्तीफा दें। इसके ऊपर एक अच्छा जेस्चर हुकूमत का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये आया है कि उन्होंने ये ऐलान किया है, उन्होंने ये कहा है कि फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए और अगर वफाकी हुकूमत का जरा सा भी इस हमले में किरदार सामने आया तो वो फौरी तौर पर इस्तीफा दे देंगे। क्या कहा PM साहब ने, जरा देखते हैं। बदतरीन किस्म की जो इल्ज़ाम तराशी की गई है और एक मरतबा फिर झूठ और घटियापन का मुजाहरा किया गया। ये वाकया हुआ तो पंजाब हुकूमत को पूछें, FIR क्यों नहीं कट रही तो पंजाब हुकूमत इनकी अपनी है, मेरी तो नहीं है। अभी तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? इमरान खान न्याजी, आपके पास अगर सबूत हैं कि इन 3 लोगों ने साजिश की, खुदा न खास्ता, तो फिर मुझे एक लम्हा भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहने का कोई हक नहीं। लेकिन इस तमाम तर मामले में हैरान कुन बात यह है कि इमरान खान शहबाज शरीफ की किसी भी बयानिए से, किसी भी बात से पहली बार मुत्तफिक नजर आए हैं, किसी इकदाम से मुत्तफिक नजर आए हैं। जो जुडिशल कमीशन बनाने की बात की गई है इस तमाम तर मामले के हवाले से, उस पर खान साहब ने इस फैसले का खैर मकदम किया है, वो भी देख लीजिए। इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। खान साहब का तो ऐलान सामने आ गया है। मतीउल्लाह जान साहब सीनियर एनालिस्ट सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो खान साहब ने कहा है कि वो जब इस्लामाबाद मार्च पहुंचेगा तो उसकी क़यादत करेंगे। ओवरऑल सिचुएशन किस तरह से इस्लामाबाद की, कहा जा रहा है कि बंद कर दिया गया है और आने वाले चंद घंटों में, दिनों में कुछ अहम गिरफ्तारियां भी लाई जाएंगी PTI के रहनुमाओं की, तो क्या इनसाइड स्टोरी है सर? देखें, ये तो एक इंतज़ामी हिकमत अमली है इंतज़ामिया की और वफाकी हुकूमत की भी, कि पहले से ख़बरदार कर दिया जाए तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों और लीडरों को, ख़ास तौर पे जिनके ख़िलाफ़ पहले से मुकदमा दर्ज हैं। और ये कहा जा रहा है कि जिनके ख़िलाफ़ पहले से मुकदमा दर्ज हैं उनको गिरफ़्तार किया जाएगा और जो दूसरे कारकुनान हैं उनकी शनाख्त करके उन पर नज़र रखी जाएगी, उनकी निगरानी की जाएगी। तो ये तो एक इंतज़ामी हिकमत अमली है और बड़े वाज़े तौर पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कि किसी किस्म की ऐसी कोशिश कि जिसमें वफाकी दारुल हुकूमत में दाखिले के और बाहर निकलने के जो रास्ते हैं, अगर उनको बंद करने की कोशिश की गई तो फिर यकीनी तौर पे वफाकी हुकूमत हरकत में आएगी। तो इस वक्त जो सूरत हाल है अभी तक तो नॉर्मल है। सुबह के वक्त फौरी तौर पे ऐसी कोई रुकावट नज़र नहीं आई और मैं समझता हूँ कि अब वो वाली बात भी नहीं रही। जब से लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ किया गया है तो अब जो है मामलात कुछ इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि लोगों को और ख़ास तौर पे PTI के कारकुनों को ये समझ नहीं आ रही कि ये लॉन्ग मार्च जल्द इलेक्शन की तारीख लेने के लिए है या पंजाब में FIR दर्ज करवाने के लिए है उस वाक़े की जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म पे कातलाना हमला हुआ था। ठीक है, मती साहब ये बताइएगा, पहली बार हमने देखा कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनके किसी इक़दाम पर वो मुत्तफिक हुए हैं। जुडिशल कमीशन बनाने का जो मुतालबा था इमरान खान उस पर एग्री करते हुए दिखाई दिए हैं। क्या जो सियासी पारा है वो कुछ सॉर्ट आउट हो सकेंगी बातें, जो बर्फ है वो पिघल सकेगी, या हम देख रहे हैं कि पारा मजीद हाई होगा? देखिए, इमरान खान ने भी एक ऐसा ही गैर ज़रूरी मुतालबा किया था कि जिस मुतालबे को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंतहाई गैर ज़रूरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ उछाल दिया है। ना तो इमरान खान का मुतालबा कानूनी और आइनी और जायज़ था सियासी तौर पे, और ना ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये ऐलान कि 15 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो बैठ के बतौर कमीशन इस तमाम कातलाना हमले की तहकीकात करें। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इतनी फारग और इतनी वेली है कि वो 15 जजेस जो हैं बैठ के इस एक वाक़े की तहकीकात शुरू कर देंगे सिर्फ वज़ीर आज़म के कहने पे, क्योंकि ये पहली बार ऐसा होगा। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जानबूझ के ये फुल कोर्ट का मुतालबा किया है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये मुतालबे पे अमल होना शायद मुमकिन नहीं होगा, और अगर ऐसा होता भी है तो ये भी एक अजीब और गरीब सूरत हाल होगी, क्योंकि अभी तक के जो शवाहिद सामने आ रहे हैं उसमें तो खुद इमरान खान जो हैं दिलचस्पी नहीं लेते नज़र आ रहे इस कातलाना हमले की तहकीकात में।
अच्छा सर, अब अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब की कल रात को एक ट्वीट सामने आई, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपकी राय उस पर। वो ये इंकशाफ करें कि एक बहुत ही अहम रहनुमा, एक शख्सियत ट्रैवल कर रहे हैं, लंदन जा रहे हैं और एक अहम तैनाती के हवाले से भी फैसला चंद दिन में सामने आ जाएगा। तो क्या है इनसाइड स्टोरी? आपके कोलीग भी हैं, क्या आप कहेंगे, कुछ सवाल से शेयर करेंगे हमारे साथ? कौन जा रहा है लंदन? देखिए लंदन यात्रा तो बहुत से सियासतदान कर रहे हैं और ये सच है कि जो आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की तारीख करीब आ रही है, तो उससे पहले तो कोई भी शख्स और कोई भी अहम शख्सियत अगर लंदन जाएगी तो ये कहना तो बड़ा आसान है कि वो इसी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से ही जो है कोई फैसला होगा। मेरे ख्याल में इस हवाले से खुद शहबाज शरीफ जब लंदन में मौजूद थे तो उस वक्त बहुत सारे मामला तय हो चुके थे और ये ऐसा मामला नहीं है कि उसके ऊपर अभी तक कोई फैसला ना हुआ हो। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान जो लंदन में मुलाकातें हुई थी, मुझे ये लगता है कि उस वक्त वो एक फैसला तय हो गया था और वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को पता है कि उन्होंने क्या करना है, उसके लिए उन्हें किसी को बीच में भेज के मालूम करवाने की जरूरत नहीं। ठीक है, मती साहब ये बताएगा, आजम सवाती की जो वीडियो के हवाले से बातचीत की जा रही है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, वो आपने भी देखी होगी, उस हवाले से कोई डिटेल्स हैं आपके पास? उस पर कोई इंक्वायरी अभी शुरू की गई है? देखिए इंक्वायरी तो आपको मालूम है वफाकी हुकूमत ने पहले ऑडियो लीक्स के ऊपर भी बिठा रखी थी जिसकी सरबराही वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कर रहे थे, मगर वो इंक्वायरी भी इंतहाई गैर संजीदा मोड़ के ऊपर अब ख़त्म होती नज़र आ रही है क्योंकि उसमें वफाकी वजीर दाखिला ने पहले से अपनी राय भी दे दी थी। अब जबकि FIA ने भी आजम सवाती की वीडियो के हवाले से एक वाज़ेह बयान जारी कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मज़ीद किसी ऐसी इंक्वायरी की ज़रूरत है कि जिसमें बैठ के अब ये तयन किया जाए कि ये वीडियो असली थी या नकली। FIA की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ये वीडियो जाली है, मुख्तलिफ वीडियोज़ को जोड़कर बनाई गई हैं, चेहरे जो हैं इसमें इस्तेमाल किए गए हैं मुख्तलिफ। तो मेरे ख्याल में इस बयान के बाद हुकूमत तो कभी नहीं चाहेगी कि इसके हवाले से अब कोई बाकायदा इंक्वायरी भी की जाए। तो ये कहना कि अब आजम सवाती की वीडियो के हवाले से कोई इंक्वायरी होगी, वो भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन है। और ख़ास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है और कहा गया है कि आजम सवाती और उनके अहल खाना कभी सुप्रीम कोर्ट के जो रेस्ट हाउस है कोयटा में वहाँ पे ठहरे नहीं, और फिर जुडिशल कम्प्लेक्स का जिसका जिक्र किया गया था सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज में, उस हवाले से जुडिशल कम्प्लेक्स और जुडिशल अकेडमी के जो अफसरान हैं उनकी तरफ से भी बयान आ गया है कि उनके पास ऐसी कोई रिहाइश की जगह ही नहीं है जहाँ पे आजम सवाती ठहरे हों। जब सरकारी तौर पे इतना बड़ा मौक़िफ़ ले लिया गया है तो मुझे नहीं लगता कि या तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी सरकार का इदारा जो है अब इस मामले में मज़ीद तहकीकात करेगा। मती साहब, वैसे जब इनिशियली वीडियो रिसीव हुई तो बड़ा गमो गुस्सा देखा गया सोशल मीडिया पर, जो आजम सवाती ऑब्वियसली बड़े वो जज्बाती दिखाई दिए, फिर बहरहाल FIA की जानिब से तो वीडियो को जाली कहा गया है। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, कमिंग बैक टू पॉइंट, खान साहब बार बार बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वाकया सानेहा वजीराबाद हुआ उसकी FIR दर्ज नहीं की जा रही है। IG पंजाब साहब भी अपना अब इस्तीफा दे चुके हैं, जा चुके हैं, तो क्यों FIR नहीं कट रही है? पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या वजह? वज़ीर आला उनके अपने बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है और मेरी ये राय है कि इमरान खान साहब बिल्कुल पहले से ही जानते थे कि अगर वो ऐसे नाम अपनी शिकायत में डाल देंगे कि जिनके नाम के ऊपर FIR करना मुश्किल होगा तो खान साहब की सियासत भी चमकती रहेगी, FIR भी दर्ज नहीं होगी, तहकीकात भी नहीं होगी, हकायक कभी सामने नहीं आएंगे। तो खान साहब को एक बहाना मिल जाएगा कि फुल फ्लेज जो इन्वेस्टिगेशन है उसका सामना उन्हें ना करना पड़े, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टिगेशन की सूरत में उनको जो वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उस हवाले से उनसे सवाल जवाब भी किए जा सकते हैं कि आपको कैसे मालूम है कि किसी फौजी अफसर ने जो है आप पे कातलाना हमला करवाया है, क्या शवाहिद हैं, क्या कोई टेलीफोन पे आपको किसी ने खबर दी थी, कोई सोर्स था जिसने आपको मैसेज किया था, कोई डॉक्यूमेंट आपको भेजा गया था। तो वो सारी चीज़ें फिर इमरान खान साहब को तहकीकात करने वाले अफसरान के हवाले करनी होंगी। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान जो हैं वो संजीदा हैं इस मामले की तहकीकात में। मगर दूसरी तरफ ये कहना भी गलत ना होगा कि अगर एक विक्टिम जो है, अगर एक साबिक वज़ीर आज़म जो है अगर इल्ज़ाम लगा रहा है तो हमारे पुलिस के इदारों को इतना
कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी शख्स के ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम के हवाले से FIR काटने से ही इनकार कर दें। कानून ये कहता है कि जब विक्टिम किसी का FIR के हवाले से नाम लेता है तो FIR फौरी तौर पे काटी जाती है। टू बी फेयर, मेरे ख्याल में इसमें हमारे इदारों की भी कमजोरी है, पंजाब पुलिस की भी कमजोरी है, और सबसे बढ़ के ये कि चीफ मिनिस्टर परवेज लेकिन मती साहब ये देखिएगा कि PTI चेयरमैन इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें 4 गोलियां लगी हैं, जबकि शौकत खानम अस्पताल के मुताबिक गोलियों के चंद टुकड़े लगे हैं। क्या इस मामले पर भी सियासत की जा रही है? साथ ही साथ लॉन्ग मार्च पहले भी करके PTI देख चुकी है, कुछ हासिल नहीं हुआ। अगला जो लॉन्ग मार्च है वो भी हम देख रहे हैं कि इदारे हुकूमत किसी भी दबाव में नहीं आ रहे, तो किस तरह से सक्सेसफुल कर पाएंगे जो मुतालबात चाह रहे हैं इमरान खान की जानिब से किए जा रहे हैं, किस तरह से मुतालबात मनवा सकेंगे? देखिए, इमरान खान साहब कोई डॉक्टर तो है नहीं, उनको जख्म जो लगे वो उनको गोलियां अगर कह भी रहे हैं तो इसका तयन तो तहकीकात की सूरत में ही हो सकता है, मगर जैसे मैंने पहले कहा, लगता नहीं है कि इमरान खान खुद भी तहकीकात में संजीदा है। दूसरी तरफ जहाँ तक इदारों पे दबाव का ताल्लुक है तो इदारे मैं समझता हूँ बिल्कुल दबाव में हैं। परवेज ज़लाई वज़ारत आला का भी एक इदारा है, वो भी दबाव में है, पंजाब पुलिस भी दबाव में है, वफाकी हुकूमत भी दबाव में है, सियासी जमातें भी दबाव में हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई भी विक्टिम कोई शिकायत करता है किसी के खिलाफ तो पहले FIR काटी जाती है और पुलिस का काम है कि उस FIR में जो मुल्ज़मान नामज़द हैं उनको पूछ-गुछ करे, उनसे तफ्तीश करे। पाकिस्तान में कोई भी कानून से बालातर नहीं है। इस मुल्क में एक वज़ीर-ए-आज़म को कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी चढ़ा दी गई, दूसरे एक जर्नैल को जो आर्मी चीफ थे उनको संगीन गद्दारी का मुर्तकब करार दिया गया। तो क्या वजह है कि किसी फौजी अफसर के ऊपर जब इल्ज़ाम लगता है तो हमारे इदारे जो हैं, बल्कि हमारे पुलिस अफसरान जो हैं, वो इनकार कर दें? मैं नहीं समझता कि ये कानूनी तौर पे मुनासिब है, क्योंकि हमारे इदारों की साख जो है वो डिपेंड करती है ऐसे बड़े वाक़यात के ऊपर अपने रद्द अमल के हवाले से। मेरे ख्याल में FIR कटनी चाहिए, जो भी नाम है उनसे पूछ-गुछ होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, ताकि ये लोगों पर साबित हो कि आम आदमी नहीं मगर जो अहम आदमी हैं वो भी कानून के सामने जवाबदेह हैं। मगर इससे पहले इमरान खान को अपनी पार्टी की हिमायत चौधरी परवेज ज़लाई की इसका फायदा आप किसको पहुंचते हुए देख रहे हैं? और अगर जब ये मार्च 10 से 14 दिन का कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पहुंचेगा, आप तसादुम या टकराव देख रहे हैं? वजीर दाखिला भी जरा दिखाई दे रहे हैं कि पूरी तैयारी में है, पूरा मुकाबला होगा। फिर फवाद चौधरी की स्टेटमेंट भी सामने आई थी, तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या इस्लामाबाद में होने जा रहा है? देखिए, इस्लामाबाद के अंदर जो भी होने जा रहा है ये हमारे इदारों के लिए और ख़ास तौर पे कौमी सलामती के इदारे के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बिल्कुल उसके मुफाद में नहीं है। एक बहुत अहम फैसला होने जा रहा है, तैनाती होने जा रही है। 28 नवंबर आखिरी डेडलाइन है पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने नया आर्मी चीफ तैनात करना है पाकिस्तानी हुकूमत ने। तो इस दौरान इमरान खान जो अपनी लॉन्ग मार्च को तवाले देते जा रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ा रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि शायद इस तरह दबाव बढ़ाने से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डील करेगी, क्योंकि इमरान खान अपने सियासी बचपन से इस बात पे यकीन रखते हैं और अकीदा रखते हैं कि इक़्तिदार में आने का वाहिद रास्ता इस्टेब्लिशमेंट है। तो इसलिए वो बुनियादी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की जो क़यादत की तब्दीली है उसके हवाले से एक किस्म की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं इदारे को कि वो अपना किरदार अदा करे, और जैसे वो पहले कह चुके हैं क़यादत की तब्दीली को लेकर ब्लैकमेलिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका यही कहना था कि अब इमरान खान का मार्च शुरू होगा तो अब देखेंगे कि उसके क्या नताइज वो हासिल कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि 1 नवंबर से यूरोपीय यूनियन में एक अहम कानून लागू हो चुका है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेट है दुनिया में उसको वो जो कवानीन है वो इंटरनेट को बदल कर रखते हैं। फर्क आएगा और जो आम आदमी है उसके लिए क्या चेंजेस आएंगे, इस हवाले से रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मुल्क का सबसे बड़ा इदारा, अहम सिक्योरिटी इदारा यानी कि पुलिस चारों जानिब से मुसलसल हमलों की जद में दिखाई दे रहा है। पंजाब की बात कर लें, KP की कर लें, बलूचिस्तान की कर लें या फिर सिंध की बात कर लें, हर तरफ से हम देख रहे हैं कि पुलिस पर ही चढ़ाई की जा रही है और पुलिस पर ही हर बात का मलबा डाला जा रहा है। सिंध में हम देख रहे हैं वहाँ पर डाकू राज है, बलूचिस्तान में दहशतगर्द इस फोर्स के जवानों का लहू बहा रहे हैं पानी की तरह। उसके ऊपर जो दुख का आलम है वो
यह है कि जो हमारे सीनियर सियासतदान हैं वो भी अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी ज़ाती अनात के लिए जो पुलिस है उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इज्तिमात में जलसों के खिलाफ पुलिस के हवाले से बात करते हैं और पुलिस का मोरल डाउन करते हैं। शाह महमूद कुरैशी की इस हवाले से लेटेस्ट स्टेटमेंट है, वो आपसे शेयर करते हैं। रावलपिंडी में कल एहतजाज होता है, वहाँ शहरी एहतजाज करने जाते हैं। पंजाब सूबा है, इस्लामाबाद की पुलिस वहाँ दाखिल होती है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी वहाँ दाखिल होती है और वहाँ कार्रवाई करती है। क्या पंजाब हुकूमत से इजाजत ली कि उन्हें तजावुज किया? लग रहा ये है कि कुछ लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं। जो कातलाना हमला हुआ उसको अब 48 घंटे से कुछ ज्यादा हो गया और अभी तक जो कंप्लेनेंट हैं उनकी FIR रजिस्टर नहीं हुई। इतनी अहमियत के हामिल शख्सियत और FIR रजिस्टर ना होना ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। लगता है किसी दबाव का शिकार है और उनको एंटरटेन नहीं कर रहा। IG पंजाब की परफॉर्मेंस है तो लोग मुतमईन नहीं हैं। समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत को यकीनन पूछना चाहिए कि वो बेबस हैं। ये आपने गुफ्तगू जनाब सुनी शाह महमूद कुरैशी साहब की, और ऑब्वियसली FIR दर्ज नहीं हो रही है। कौन जिम्मेदार है इस पूरे मामले के हवाले से? जो IG पंजाब है फैसल शाहकार साहब, उन्होंने बहरहाल रेजिग्नेशन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है और अभी तक FIR दर्ज नहीं हो पा रही है। अच्छा, इसी पूरे मामले में सिंध से भी खबरें आ रही हैं और बड़ा ये अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर घोटकी की तहसील ओबाड़ो और वहाँ का कच्चे का इलाका, यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ है। पुलिस एहलकार शहीद हो गए, एक DSP, 2 SHO समेत 5 पुलिस एहलकार की शहादत की खबरें आ रही हैं और रोंती से मुगवियों की बाजियाबी के लिए यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा था। पुलिस ने यहाँ पर अपना कैंप लगाया हुआ था, जिसके बाद जो दूसरी साइड से हमला हावर हुए दहशतगर्द और ये पूरा इंसिडेंट हुआ। इसी पूरे मामले के ऊपर अनवार गेस्ट हमारे बिल्कुल इस पे हम बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि पुलिस के मुताबिक जो अभी शहीद एहलकार भी हैं उनकी जो इस वक्त लाशें हैं वो ताहाल डाकुओं के कब्जे में हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। ज्वाइन किया शेर अली खालती साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप ये बताएं, हम बचपन से ये तमाम तर मामला सुन रहे हैं, कच्चे के डाकू, इनके खिलाफ ऑपरेशन भी होता है, वो ऑपरेशन नाकाम हो जाते हैं। और अगर ये जो वाकया पेश आया घोटकी में, इसमें हम देख रहे हैं कि जो पुलिस के दिमाग थे, अगर SHO सेफ नहीं है, वहाँ पर DSP सेफ नहीं है, उनकी शहादत इस वाकये में हो गई है, तो किस तरह से इस तमाम तर मामले को हल किया जाएगा? जी आपका शुक्रिया मुझे इसमें शो में बुलाने का। आप बचपन से सुन रहे हैं और मैं ये बचपन से देख रहा हूँ। अच्छा। और ये वाकया ना पहला है ना आखिरी होगा। मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये आखिरी भी नहीं होगा। इस तरह के वाकयात हो रहे थे और होते रहेंगे, क्योंकि इसमें हमें थोड़ी सी पुलिस की शहादतें हुई हैं और शहादतें, शहीद हमेशा ज़िंदा होते हैं। शहीद एक नेक काज के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। ये भी कुछ लोगों को वहाँ मगवियों को बाजियाब करवाने के लिए गए थे और उनको छुड़ाना चाह रहे थे, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इन पुलिस वालों के जब लिंक्स होते हैं डाकुओं के साथ और वहाँ आवाम को इंसाफ नहीं मिलता, जब आवाम प्राइवेटाइज हो जाती है तो आवाम की हमदर्दियाँ पुलिस वालों से हट जाती हैं। सर, ये तो फिर पूरा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। पुलिस ऑब्वियसली अगर एक जगह पे ऑपरेशन करने जा रही है, मौफियों को बहाल करने जा रही है, बाजियाब करवाने जा रही है और वहाँ पे डाकू, ऑब्वियसली दैट मीन्स के खबर शेयर की गई, जिस तरह से आप इशारा भी कर रहे हैं, तो ये तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस वालों के अगर आप CDR निकलवाएं तो इनके लिंक्स आपको मिलेंगे डकैतों के साथ, क्योंकि पुलिस वाले कहते हैं जी हम उनको इंगेज रखना चाहते हैं। जब वो इंगेजमेंट की पॉलिसी में जाते हैं तब ये पुलिस वाले मारे जाते हैं। अब आप देखें ना, इसमें इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्या है। इसमें इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि पुलिस का कैंप है, उस कैंप पे आके डकैत हमला कर रहे हैं। पुलिस वालों ने हमला नहीं किया, पुलिस वाले तो बेचारे अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, वो तो जा ही नहीं रहे, वो तो अपनी जगह से भी हिल नहीं पा रहे। तो पुलिस पे आके डकैत हमला कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो एंगेजमेंट की जो पॉलिसी है उसको जब ये कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इनकी फिर शहादतें होती हैं। कल मैंने उनके जो SP हैं तुनियो साहब, जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा जी शहादतें तो होनी हमारी हुई हैं, हमें खुशी है कि शहादतें हुई हैं। भाई डेथ को ग्लोरीफाई ना करें, वो खानदान, वो बच्चे, वो फैमिलीज वो सफ़र कर रहे हैं। आप अपनी नाअहली को छुपाने के लिए आप डेथ को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। आपको चाहिए था ना कि उनको इतना असला दें। अब डकैतों के पास इतना जदीद असला है कि शायद हमारे जो रॉकेट लॉन्चर है उनके पास। जी रॉकेट लॉन्चर है। तशवीश की बात आप शेयर कर रहे हैं। जी मैं आपको बताऊं, उनके पास एंटी टैंक एयरक्राफ्ट गन्ने हैं।
और वो किसी भी टैंक को तबाह कर सकते हैं। और उनके पास फिर MMG एंटी एयरक्राफ्ट गन है जिससे वो दूर से निशाना भी ले सकते हैं। और उनके ये जो है ना एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, इनको बजूका भी कहते हैं मकामी ज़बान में। जब आप ये यूज़ करते हैं तो कोई टैंक को आप करीब नहीं आने देते, पुलिस को करीब नहीं आने देते। पुलिस के पास तो इतना असला है नहीं, पुरानी वो गन्ने उठा के अपना डिफेंस कर रहे होते हैं। तो इस जो नाम बनता है, देखिए 150 से 200 डाकू एक बहुत बड़ा जत्था है। ये इतना सारा असलहा कहाँ से ये लेकर आ रहे हैं, कहाँ से ये ट्रेन कहाँ से हो रहे हैं? अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, ये ट्राई बॉर्डर सिक्योरिटी है, ये पोरस बॉर्डर है। पंजाब भी साथ लगता है, सिंध भी लगता है और उधर से बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है BLA BRA की। और उनके सब के जो इंटरेस्ट हैं वो सेम है, चाहे वो राजनपुर से हों पंजाब से, चाहे वो BLA या BRA हो बलूचिस्तान से, या ये सिंध के डकेट्स। यहाँ बरादरियाँ लड़ती हैं, इनके आपस में राब्ते होते हैं कि हमें लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन हो अगर वो ख़राब रहेगी तो उनको वो सूट करती है। अगर बलूचिस्तान में कल को प्रॉब्लम होता है तो वो सिंध में आ जाते हैं, सिंध वालों को प्रॉब्लम होता है तो वो उसमें कच्चे में चले जाते हैं क्योंकि वो रिवराइन एरिया है। अब आपको मैं ये बताता चलूँ कि जामपुर से कश्मीर तक सिर्फ तो 35 किलोमीटर है, ज्यादा डायमीटर नहीं है, उसमें 60 जजीरे हैं। अब इन जजीरों पे हुक्मरानी किसकी है? इन डकैतों की, और वहाँ इनकी हाइड आउट्स हैं। लेकिन खालती साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पुलिस के भी कुछ लोग मुलव्विस हैं, जिसको जाहिरी बात है प्रॉपर तौर पर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, पॉलिटिकल सपोर्ट भी इन्हें हासिल है, और बाद में हम देखते हैं कि वही जो पॉलिटिशियन हैं वो इन्हीं पुलिस वालों पे तनकीद भी करते हैं। हाँ जी, वो पॉलिटिशियंस इनको सपोर्ट करते हैं क्रिमिनल्स को इस वजह से कि वो क्रिमिनल्स बरादरियों वाले हैं। मसलन जैसे लोंड गैंग है जी। अब लोंड गैंग ये इसमें है, राजनपुर में पंजाब में भी है, और लोंड गैंग सिंध में भी है। अब वहां पर जो लोंड बरादरी है, और मैं MPMNS का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ इशारा ही कर दूंगा। अब वो जब उनके साथ उनको सपोर्ट देते हैं, जी हमारे पास अच्छे खासे वोट हैं, क्योंकि बरादरियों की जो हमदर्दियां होती हैं वो अपनी डकैतों के साथ होता है, और डकैत ऐसे डकैत नहीं बन जाते ऐसे। सर हम यहाँ पे तो पुलिस की भी नहीं बात करते हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से अनवार जो सिंध गवर्नमेंट है, मतलब पुलिस को एक बड़ा क्रैकडाउन करना चाहिए, कोई बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए। अगर इस तरह से ये एक बड़ा सान्या हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है, पुलिस के जो सीनियर आला अफसरान हैं किस तरह से उनकी शहादत हुई है, ये बहुत ऑपरेशन हुए हैं, ऑपरेशन फेल भी हुए हैं, ऑपरेशन कुछ कामयाब भी हुए हैं, माजी में काफी किए गए हैं, और ये कोई पहला वाकया नहीं है। जिस तरह से खाती साहब बता रहे हैं कि पुलिस को भी प्रॉपर तरीके से असलहा फराहम करना चाहिए, ट्रेनिंग हो रही है उस पर। बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। बैक, और अब टाइम हुआ है आपके साथ आज की वायरल वीडियो शेयर करने का, जो कि हमें रिसीव हुई है चिली से। तो जनाब जरा वीडियो प्ले करें, उसके बाद जरा कप लगाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं जरा कि हुआ क्या है एक्चुअली इस वीडियो में। जी प्ले करें। डकैती का बड़ा ही एक अनोखा वाकया है, क्योंकि ये रिपोर्टर चिली में ही था, और कच्चे से नहीं था, कच्चे से नहीं था। लेकिन डकैतियां सिर्फ कच्चे में नहीं होती, चिली में भी होती हैं। और ये रिपोर्टर बड़ा क्यूट था, बिल्कुल। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि ये रिपोर्टर इस वक्त एक डकैती के हवाले से ही रिपोर्टिंग कर रहा था, और उसके खुद के साथ डकैती होगी, और बड़ी ही क्यूट किस्म की डकैती हुई है। वो तोता उसके कंधे पर आकर पहले बैठा है, उसने उसको इग्नोर किया है, लेकिन उसके बाद वो उसी का ही एयरपोर्ट निकाल के ले गया। बड़ा हौसला है कि तोता आगे ठीक है बैठ गया। अगर मैं इनकी जगह रिपोर्टिंग कर रही होती ना, तो मैं तो सबसे पहले कैमरा माइक वहीं पे छोड़ती और तोते को भगा देती। खबरदार आपको पता थोड़ा सा नहीं, मैंने तो आपको देखा हुआ एक बार, देखा हुआ है एक इंसिडेंट मैंने देखा। आप गाड़ी में बैठ रही थी, वहां पे एक घासों पर आ गया था। जी बिल्कुल, मैंने देखा था वो सीन, मैंने देखा था। पूरी ट्रैफिक रुक गई थी और लोग मेरी मदद के लिए आ गए थे। बहरहाल तो ऐसे इंसिडेंट बहुत वायरल हो रही है अपनी ज़बानी में। फिर इस रिपोर्टर ने जो उनकी लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज, उसमें उन्होंने डिस्क्राइब भी किया। बट ये जो तोता था, ये कोई प्रोफेशनल डकैत नहीं था। उसने बाद में एयरपोर्ट वापस फेंक दिया था, तो वो फिर उन्हें वापस मिल गया। समझ में आ गया होगा ना कि ये मेरे खाने की चीज नहीं है, भी मतलब की चीज नहीं है। सो ये जनाब सोशल मीडिया में बड़ी वायरल हो रही है वीडियो, और बड़ी क्यूट सी ये वीडियो है। आई होप सो आपको भी पसंद आई होगी। अनोखा मुलाकात करेंगे। यस बिल्कुल, कल अपने
खबरों के साथ और मजीद डिटेल्स के तज्जियों के साथ और पाकिस्तानी मैच के हवाले से भी मजीद डिस्कस करेंगे, क्योंकि वेडनेसडे को मैच होने वाला है, बहुत ही शानदार मैच। तैयारी हमने तो तैयारी की है वार्डरोब की, ठीक है। नहीं, मैंने तो अपनी टीम से कहा था कि मिठाई और वो ढोल मेरा से फाइनल का इंतजार कर रहे हैं इंडिया से जीतने के बाद इंशाल्लाह जरूर। तो आपसे कल मुलाकात करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।